हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका के बारे में, जिसके अंतर्गत आप लोगों को जो है बताया जा रहा था न्यूक्लिक अम्ल के बारे में या न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया कि जो न्यूक्लिक एसिड की खोज के बारे में जो बात कही गई, तो उसमें बताया गया कि जो फ्रेडरिक मिशर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको पश कोशिकाओं में खोजा था और केंद्रकों से केंद्रीय पदार्थ निकाला जिसको न्यूक्लियन नाम दिया। ठीक है। इसके अलावा फिर इसको जो है न्यूक्लिक एसिड इसकी अम्लीय प्रकृति के कारण एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्टमैन। इन्होंने इसकी अम्लीय प्रकृति के कारण इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो है, आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड कोशिका के कोशिका द्रव्य, ठीक है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य और प्लस न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्रक के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है। इसी के अंदर क्या होता है, ये उपस्थित होता है। ठीक है। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने के कारण इसको जो है न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। केंद्रक में इसके पाए जाने के कारण इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। ठीक है। इसके अलावा बच्चों, आपको कोशिका जब पढ़ाया जा रहा था तो बताया जा रहा था कि इसकी उपस्थिति जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लस क्लोरोप्लास्ट। बच्चों, इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है, यह उपस्थित होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड के में जो अणु भाग लेते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड में के अणु में कौन कौन से जो है परमाणु भाग लेते हैं उसके बारे में। तो इसमें जो भाग लेने वाले परमाणु हैं जिससे न्यूक्लिक एसिड की रचना होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी मिलकर के न्यूक्लिक एसिड की संरचना में भाग लेने वाले इसके परमाणु हैं, या हम कह सकते हैं कि इन्हीं से क्या होती है कि न्यूक्लिक एसिड की रचना होती है। ठीक है। अब है न्यूक्लिक एसिड की संरचना। ठीक है। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड की संरचना में अब आते हैं, बात अगर करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड की संरचना मतलब इसके निर्माण में कौन कौन सी चीजें भाग लेती हैं उसके बारे में। ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड की संरचना में जो भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं, वो सबस्टांस है, उनका क्या नाम है, पेंटोस शुगर है, ठीक है, फास्फोरिक अम्ल है, ठीक है, या एसिड, या उसके बाद में नाइट्रोजनस बेस। ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन चीजें मिलकर के न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए या आरएनए हो सकता है उनकी संरचना में ये क्या करते हैं, भाग लेती है। और इनकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, छोटी इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। ये जो है न्यूक्लिक एसिड की सबसे छोटी इकाई है न्यूक्लियोटाइड, जिसमें न्यूक्लियोटाइड के अणु में भाग लेने वाले जो है आपके पदार्थ हैं, उसमें क्या क्या है, पेंटोस शुगर है, ठीक है, फास्फोरिक अम्ल है और नाइट्रोजनस बेस। तो एक जो है अणु इसका क्या होगा, कह रहा है कि एक फास्फोरिक एसिड, एक नाइट्रोजनस बेस और एक फास्फोरिक एसिड और एक राइबोस शुगर, ये मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की संरचना, ठीक है, की बात कर रहे हैं। तो यहाँ की इसकी संरचना में तीन चीजों के बारे में बताया गया कि इसकी संरचना में पेंटोस शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस भाग लेते हैं। इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है, और ढेर सारी न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन का निर्माण करती है। ठीक है। तो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के या एक न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में भाग लेने वाले अणु क्या क्या होते हैं, उसमें एक जो है न्यूक्लियोटाइड बनने में बेस होगा, नाइट्रोजनस बेस होता है, फिर उसके साथ शर्करा होती है, शर्करा में राइबोज या डीऑक्सीराइबोज हो सकती है, और नाइट्रोजनस बेस हो सकते हैं, और फास्फेट हो सकता है, फास्फोरिक अम्ल हो सकता है। तो अगर बात करें कि न्यूक्लियोटाइड की संरचना की,
ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड की संरचना में क्या होते हैं मुख्य रूप से, देखिए एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना में भाग बनने में बेस होता है। बेस का मतलब होता है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनी समाचार। नाइट्रोजनी समाचार होगा, उसके साथ शर्करा होगी, पेंटोस शुगर होगा और फास्फेट होगा जिसको हम फास्फोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनसे मिलकर के किसका निर्माण होगा, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा, एक न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। और तो इसमें शर्करा जो होती है कितने प्रकार की होती है, जो यहां पर है शर्करा, तो शर्करा की बात करते हैं तो शर्करा दो प्रकार की होती है बच्चों। शर्करा में एक राइबोस शर्करा होती है और एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, ठीक है। अगर हम बात करें राइबोस शर्करा और डीऑक्सीराइबोस शर्करा, ठीक है, तो यहां पर अगर हम पेंटोस शुगर का एक चित्र बनाते हैं, ठीक है, तो इसका हम अध्ययन करने के लिए देखिए, अगर आप चित्र बना रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे पेंटोस शुगर का एक मैं चित्र बना रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दे देंगे आप लोग तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसका चित्र बनता है, ठीक है। और इसमें किस तरीके से अणु जो है जुड़े होते हैं बांड बना करके, जैसे कि तो यहाँ पर देखेंगे H OH H OH H CH2 OH, ठीक है। अब ध्यान देंगे OH। अब यहाँ पर कार्बन की नंबरिंग कर लेते हैं, कितने कार्बन हैं, तो देखिए ये कार्बन की नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 और एक यहाँ का स्वतंत्र है 5, तो ये 5 कार्बन हो गए। तो 5 कार्बन में बच्चों इसमें जो है डीऑक्सी और राइबोज में जो मेनली फर्क होता है वो होता है इस ऑक्सीजन एटम को लेकर के, जो कार्बन नंबर 2 पे स्थित होता है। तो ये ऑक्सीजन एटम जब यहाँ कार्बन नंबर 2 पे नहीं रहेगा तो वो हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। अगर यह उपस्थित है तो यह हो जाएगा राइबोज। और सूत्र की अगर बात करें तो अणुसूत्र देखिए राइबोज का होता है C5H10O5, ठीक है। और यही अगर बात करते हैं डीऑक्सीराइबोज की तो C5H10O4। तो O4 क्यों होता है, क्योंकि डीऑक्सीराइबोज में कार्बन नंबर 2 पे उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है वो उपस्थित, वहां पे ऑक्सीजन नहीं होती, वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं होने के कारण ये डीऑक्सीराइबोज, डी का मतलब होता है निकलना और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन का, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन निकल जाती है, ठीक है। अब काउंट भी कर सकते हैं, चाहे तो 5 कार्बन है तो C5, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रत्येक जगह पे 5 कार्बन हो गए, ये 5 है, 4 यहाँ हो गए, एक स्वतंत्र हो गया। अब उसके बाद H10 का गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 2 9 1 10, ठीक है। O5 की बात कर रहे हैं, अगर राइबोज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 1, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है। अगर यही डीऑक्सीराइबोज की बात करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो वहां पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है अगले टॉपिक, इसमें टॉपिक में देखेंगे नाइट्रोजनी समाचार। अब नाइट्रोजनी समाचार क्या होता है, इसमें देखेंगे 2 तरीके के नाइट्रोजन, एक होता है प्यूरिन बेस और दूसरा होता है पायरिमिडीन बेस। क्या होता है, प्यूरिन बेस और दूसरा पायरिमिडीन बेस। प्यूरिन बेस और पायरिमिडीन बेस में क्या मतलब फर्क होता है, इसको आप अब देखेंगे कि इसमें जो फर्क होता है प्यूरिन और पायरिमिडीन बेस में, तो इसमें ध्यान देंगे कि प्यूरिन में क्या क्या आता है। तो प्यूरिन में आता है आपका एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। और इसका प्रतीक चिन्ह होता है एडेनिन का A, कैपिटल A से इसको डिनोट करते हैं, और गुआनिन का कैपिटल G होता है। पायरिमिडीन की बात करते हैं तो इसमें 3 तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, और इसमें 2 थे, यहाँ इसमें 3 होते हैं, साइटोसिन इसका प्रतीक चिन्ह C
और थाइमिन जिसका प्रतीक चिन्ह T और यूरेसिल जिसका प्रतीक चिन्ह U। ठीक है। अब जब न्यूक्लियोटाइड की संरचना होती है या न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है तो उसमें एडेनिन किसके साथ जुड़ता है? डीएनए में गुआनिन के साथ। अगर डीएनए है बच्चों तो डीएनए है तो एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ध्यान देंगे। अब उसके बाद अगर गुआनिन है, उसके बाद गुआनिन जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ये केस में डीएनए के केस में होगा। सिर्फ डीएनए अगर यहां पर अगर ध्यान दिया जाए कि अगर न्यूक्लिक एसिड आरएनए, तो आरएनए के केस में बच्चों, आरएनए के जो केस में होगा वो एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ यूरेसिल से जुड़ता है, जैसा कि आप प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उनको बताया जा चुका है उसके बारे में। ठीक है, जब हम राइबोसोम का कार्य पढ़ रहे थे तब। ठीक है, और गुआनिन जो होता है सेम वही होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ता है। तो यही मिलकर के ये जो है नाइट्रोजनस बेस जो है दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड पर क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, लैडर लाइक सीढ़ी के समान संरचना के। ठीक है, तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, अब देखेंगे डीएनए न्यूक्लियोटाइड। अब देखेंगे कि डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो रहा है वो कैसे हो रहा है। देखिए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यही मिलकर के क्या करते हैं? ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ये इतने नाइट्रोजनस बेस इसमें रहेंगे। क्या नहीं है? तो यूरेसिल नहीं है, क्योंकि यूरेसिल डीएनए में नहीं होता। वो कहां होता है? आरएनए में होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। और उसके साथ डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और फास्फोरिक एसिड होता है। तो अंतर बच्चों यही होता है इन्हीं दोनों, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर में। अगर बात करते हैं आरएनए और न्यूक्लियोटाइड की, तो इसमें देखेंगे तो इसमें भी देखेंगे ध्यान से, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है, क्योंकि यहाँ पे आरएनए है। ठीक है, तो आरएनए में यूरेसिल होगा और डीएनए में थाइमिन होगा। ठीक है, और राइबोस शुगर होगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आरएनए है और उसके साथ फास्फेट या फास्फोरिक एसिड जुड़ा होगा। तो इतनी चीजें जो है, एक जो है न्यूक्लियोटाइड या एक न्यूक्लिक एसिड के बनने में, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के बनने में इतनी चीजें भाग लेती हैं। और जब हम इसको अलग अलग डीएनए और आरएनए को पढ़ेंगे तो इन्हीं नाइट्रोजनस बेसेस या नाइट्रोजनस सीक्वेंसेस या कह सकते हैं डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शुगर के बारे में, ठीक है, फास्फेट के बारे में, तो वो कैसे डीएनए का निर्माण कर रहे हैं, कैसे आरएनए का निर्माण कर रहे हैं, इन्हीं सारी चीजों के ऊपर आपको वेस्ट होगा या आधारित होगा। और इसी का अध्ययन करके हम जो है इसको अच्छे तरीके से हम याद कर लेंगे, जानते रहेंगे, तब जो है उसके बारे में हम अच्छे तरीके से डीएनए और आरएनए के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरीके से इसका निर्माण हो रहा है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि न्यूक्लियोटाइड आपको ध्यान देनी है कैसे जुड़ रहा है बेस, शर्करा और फास्फेट। तो इन चीजों को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, वहां पे जब जोड़ेंगे तो बाकायदा आपको दिखाया जाएगा वो स्ट्रक्चर बना करके। ठीक है, और रासायनिक सूत्रों के माध्यम से भी संकेत बनाया जाता है या उसका सिंपल डायग्राम बना करके वो चीजें को दिखाया जाता है। ठीक है, तो उन चीजों को दिखा सकते हैं आप। तो उसमें आपको समझने के लिए इन सारी चीजों को, न्यूक्लिक एसिड पढ़ने के अर्थ में इन सारी चीजों को जानना आवश्यक है। इसको आप अच्छे से कॉपी पे नोट कर लेंगे और यही, क्योंकि यही उसको पकड़ सकता है, इससे ही उसको समझ पाएंगे आसानी से आप। अगर इस चीज को आप नहीं जानेंगे तो उसमें कोई भी वर्ड आप समझने में आपको जो है कठिनाई होगी, आप जान नहीं पाएंगे। तो इनको विधिवत इतना आप याद रखेंगे ताकि डीएनए या आरएनए हम उसको पढ़ें तो वो चीजें हमको आसानी से समझ में आ जाए बच्चों। ठीक है, तो आज की बस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।